हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं। कोई सर्वर की प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी थोड़ा सा लेट लाइव आ पाया हूं। तो जल्दी से जो भी लोग लाइव हैं वो कृपया शेयर कर दें। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। आवाज़ क्लियर आ रही है? तो शुरू करते हैं फिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी दे रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी है यूरिनरी सिस्टम। तो आप कमेंट करके हम आंसर बता सकते हैं। थैंक यू, आवाज़ अच्छी आ रही है। राकेश सर का मैसेज, आवाज़ अच्छी आ रही है, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हो। तो आपने बोला, क्वेश्चन था क्या विच ऑफ द बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? तो पहला ऑप्शन था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी यूरिनरी सिस्टम। तो जैसा कि आपने देखा कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो आपका ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूवल करता है। ब्लड का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका रिमूवल, ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल कौन करता है? आपका यूरिनरी सिस्टम करता है। और किसके थ्रू करता है? वो यूरिन के थ्रू करता है। तो ये डी ऑप्शन नहीं होने वाला है। और ऑप्शन सी दे रखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबको पता है, ये न्यूबॉर्न आपका अलग अलग फीमेल और मेल के थ्रू आपका प्रजनन की क्रिया होती है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये भी इसमें नहीं होने वाला है। फिर बी ऑप्शन दे रखा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल करता है, कौन सा? फूड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका रिमूवल कौन करता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और किसके थ्रू करता है? वो स्टूल के थ्रू। तो यानी ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? जो आपका CO2 है उसको रिमूवल करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है और इसमें ऑक्सीजन का इंस्पिरेशन करता है। CO2 लेता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 को एलिमिनेट करता है। इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो इसमें आपको पता हो, जो इंस्पायर्ड एयर है, जो आपकी इंस्पायर्ड एयर है उसमें अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो होती है 16%। और जो CO2 की बात करें तो ये आप इंस्पायर करते हो उसमें 0.4 और एक्सपिरेशन की बात करें तो जो आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 21% होती है इंस्पिरेशन के टाइम और एक्सपिरेशन के टाइम होती है आपकी 16%। उसके बाद में हम CO2 की बात करें तो 0.4% आपकी इंस्पिरेशन के टाइम होती है और एक्सपिरेशन की बात करें तो आपकी होती है 4% होती है। ठीक है, इस तरह से आप
जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करता है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात करें तो उसके अलावा जो नाइट्रोजनस गैस होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो भी होती है, जो 78% होती है इंस्पिरेशन के दौरान और 78% ही आपकी एक्सपिरेशन के दौरान होती है। उसके बाद में हम अदर गैसेस की बात करें तो अदर गैसेस भी होती है कि तो हाँ होती है, हाँ होती है। कितनी होती है? 1%। और हाँ HAN ये आपकी गैसेस का नाम है। H फॉर हीलियम, A फॉर ऑर्गन और N फॉर नियोन। इस तरह से 1% अदर गैसेस भी होती हैं जो कि आप इंस्पिरेशन में होती है और एक्सपिरेशन में भी यही सेम वापस आती है। तो यूजेज जो होता है वो ऑक्सीजन और CO2 का होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो उसका इंस्पिरेशन में ज़्यादा 16% 21% रहती है और एक्सपिरेशन के टाइम 16% रहती है। और वहीं CO2 की बात करें तो 0.4% रहती है इंस्पिरेशन के टाइम और एक्सपिरेशन के टाइम की बात करें तो आपकी 4% रहती है। इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर साइनस बिलोंग टू पेरानेजल साइनस एक्सेप्ट पेरानेजल साइनस। पेरानेजल साइनस की बात करें तो पेरानेजल साइनस क्या होता है? ये वर्ड है यहाँ पे पेरानेजल साइनस। इसमें दो वर्ड हैं, पेरा प्लस, पहला है पेरा और दूसरा है नेजल। पेरानेजल साइनस आपके दो वर्ड हैं यहाँ पे। तो पेरा का मतलब हो गया अराउंड, पेरा का मतलब हो गया अराउंड मतलब के चारों ओर, और दूसरा है नेजल। नेजल आपका वर्ड है यहाँ पे नोज से। तो हम नोज के अराउंड जो साइनसेस हैं उनकी बात करते हैं। तो आगे वर्ड है वो है साइनस। साइनस किसको बोलते हैं? साइनस इज एयर फील्ड केविटी। साइनस इज एयर फील्ड केविटी। साइनस एयर फील्ड केविटी होती है जो बोन्स के अंदर पाई जाती है, जो कि बोन्स के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या करती है आपके बोन्स को हल्का बनाने का काम करते हैं और वॉइस को रेजोनेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया, सफदरजंग हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया। तो हमने बोला कि जो ऑल आर द साइनस बिलोंग्स टू पेरानेजल साइनस एक्सेप्ट, जो पेरानेजल साइनस हैं एक के अलावा, एक्सेप्ट दे रखा आगे मतलब उसके अलावा। तो एक तो मैक्सिलरी साइनस, एथेमोइड साइनस, स्फिनोइड साइनस और मास्टोइड जो आपका साइनस है। तो आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। जी आंसर आ रखे हैं, बहुत अच्छे, दोनों के आंसर राइट हैं। बिल्कुल एक आंसर आ रखा है अभी, ऑप्शन डी राइट। बिल्कुल, जो आपको बता दें कि जो पेरानेजल साइनस होते हैं वो 4 इन पेयर होते हैं, 4 इन पेयर होते हैं। जो पहला है वो मैक्सिलरी है, दूसरा है एथेमोइड, तीसरा है स्फिनोइड और चौथा होता है फ्रंटल। ये फ्रंटल साइनस, ये 4 होते हैं। ये मास्टोइड साइनस नहीं होता है। तो राइट आंसर विल बी मास्टोइड साइनस। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम साइनस की बात करें तो अगर साइनस का इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, अगर साइनस का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम साइनोसाइटिस बोलेंगे, साइनोसाइटिस बोलेंगे। और जो अब साइनस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर साइनस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो अगर साइनस का इन्फ्लामेशन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, अगर माउथ का अगर कोई भी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो आपका साइनस में जा सकता है, यानी कि साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिससे आपका रिजोनेंस, वॉइस के रिजोनेंस पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका नोज ब्लॉक में भी ये देखने को मिलता है। फिर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इन रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हम नेजल कैविटी की बात करें वेंटिलेशन के रिलेशन में, वेंटिलेशन के रिलेशन में तो क्या काम होगा, एक्सेप्ट दे रखा है, इसमें भी आपको क्वेश्चन देखना है। ये सफदरजंग हॉस्पिटल के एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए, वार्मिंग अप इंस्पायर्ड एयर टू बॉडी टेम्परेचर। वार्मिंग अप इंस्पायर्ड एयर टू बॉडी टेम्परेचर, पहला दे रखा है कि जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको वार्म कर देती है। फिर बाद में दूसरा ऑप्शन दे रखा है ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सेचुरेशन, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है 100% सेचुरेशन तक। और बाद में तीसरा ऑप्शन दे रखा है रिमूवल ऑफ पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम एयर, पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर,
और फिर चौथा दे रखा है डिसइंफेक्ट द एयर एंटरिंग इन द लंग्स। तो क्या होगा आपका आंसर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हम देखते हैं ऑप्शन, अगर नेजल कैविटी की बात करें तो जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में दो पोर्शन पाए जाते हैं। एक तो होता है सुपीरियर जो कि स्मॉलर होता है, एक होता है इन्फीरियर जो कि लार्जर होता है। जो सुपीरियर पोर्शन होता है वो आपका काम करता है, जो भी आपका ऑल्फैक्शन है, ऑल्फैक्शन का काम कौन करता है, जो नेजल कैविटी है उसका सुपीरियर पोर्शन होता है जो कि स्मॉलर होता है आपका। जैसे ये आपकी नोज हो गई, ये आपकी नेजल कैविटी, ये आपकी नेजल कैविटी होगी नोज में अगर देखें तो। ये जो नेजल कैविटी है उसका जो सुपीरियर पोर्शन है वो आपका ऑल्फैक्शन का काम करता है। ये जो आपका सुपीरियर पोर्शन हो गया वो आपका ऑल्फैक्शन का काम करता है। उसके अलावा जो नीचे का जो पार्ट्स है वो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, यानी एयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो उस टाइम देखो ये एयर है वो वार्म कर देता है, वार्मिंग ऑफ एयर, बॉडी टेम्परेचर। यहीं से आपकी जो नोज है वहीं से आपका एयर वार्म हो जाती है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई भी करता है, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस होता है, म्यूकस से ये एयर ह्यूमिडिफाई हो जाती है, ड्राई नहीं रहती है। उसके बाद रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, अगर आपके कोई कुछ भी पार्टिकुलर कोई भी पार्टिकुलेट या कुछ भी अगर चल जाए, कुछ भी मैटर चल जाए तो वो वहीं पे रुक जाता है, वो आगे नहीं जाता, नेजल कैविटी के अंदर ही रुक जाता है। उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट द एयर एंटरिंग द लंग्स, तो ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपकी एयर है वो डिसइंफेक्ट नहीं होने वाली है नोज के अंदर। नोज का काम, ये काम नहीं होता। बाकी ये काम नोज का होता है वार्मिंग ऑफ एयर, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म करना, ये काम होता है। ह्यूमिडिफाई द एयर 100% सेचुरेशन, ये भी काम होता है। और रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट फ्रॉम द एयर, ये भी काम होता है। तो जो चौथा ऑप्शन है डिसइंफेक्ट द एयर एंटरिंग इन द लंग्स, ये काम आपकी नोज का नहीं होता। राइट आंसर विल बी डी, डिसइंफेक्ट एयर एंटरिंग इन द लंग्स, ये काम इसका नहीं होगा, बाकी सारे काम होते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिंग्स फाउंड ऑन ट्रेकिया आर इन नंबर। क्वेश्चन है रिंग्स फाउंड ऑन ट्रेकिया आर इन नंबर, कितने नंबर में होती हैं। ऑप्शन ए 8 से 10, ऑप्शन बी 5 से 7, ऑप्शन सी 16 से 20, ऑप्शन डी 10 से 13। तो इसका सीधा सा आंसर होने वाला है जो कि आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या होने वाला है। ऑप्शन ए 8 से 10, ऑप्शन बी 5 से 7, ऑप्शन सी 16 से 20, ऑप्शन डी 10 से 13। तो इसमें बिल्कुल ड्रीम नर्सिंग अकेडमी नॉलेज सी, बहुत अच्छे, एक आंसर आया अपने पास में। विमल लश्कर बहुत अच्छे सी, विमल लश्कर जी ने आंसर दिया है सी। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है 16 से 20। जिसने भी आंसर दिया बहुत सही आंसर दिया। 16 से 20 होती हैं ये जो रिंग्स होती हैं, वो 16 से 20 होती हैं। और ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, जिसमें एयर का कंडक्शन होता है। एयर एक जगह से आपके बोल सकते हैं हम, जो नेजल कैविटी से बाद में आपकी और लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है ट्रेकिया, जो कि नंबर में 16 से 20 होती हैं, रिंग्स पाई जाती हैं। और रिंग्स की सी शेप होती है जो कि आपकी 16 से 20 रहती हैं। और ये आपके फाइबर्स की बनी हुई होती हैं जो कि आपकी ट्रेकिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दैट ट्रेकिया और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग शेप ऑफ रिंग इज। जो ट्रेकिया या विंड पाइप पे जो कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती है उनकी शेप क्या होती है? अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए सी शेप, ऑप्शन बी एस शेप, ऑप्शन सी कॉन शेप, ऑप्शन डी स्ट्रेट। आंसर आप कर सकते हैं बिल्कुल। अभी आपने डिस्कस किया है इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कमेंट करके बता सकते हैं। ड्रीम्स से मैसेज आया है ऑप्शन ए, और कोई अपना अभी जो बताया वही है बिल्कुल। विमल सर का आंसर अभी जो बताया वही है, बहुत अच्छे। इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेकिया होती है उसमें 16 से 20 आपकी सी शेप की कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती हैं। सी शेप की कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती हैं जो कि 16 से 20 और नंबर में होती है और फाइब्रस की बनी होती है और आपके ट्रेकिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2015 का क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्टिलेज दैट completely encircle the larynx with the narrow part anteriorly and the broad part posteriorly is called। The cartilage that completely encircle the larynx with the narrow part anteriorly and the broad part posteriorly is called। क्वेश्चन है लेरिंग्स को कवर करके रखता है, एनसर्कल करके रखता है, नेरो पार्ट होता है एंटीरियरली और ब्रॉड पार्ट पोस्टीरियरली, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा कार्टिलेज होता है? ऑप्शन ए थायराइड कार्टिलेज, ऑप्शन बी क्रिकोइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी एटनोइड कार्टिलेज, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी से। क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा कार्टिलेज है जो आपके लेरिंग्स को एनसर्कल करके रखता है, उसका सामने का भाग नेरो होता है और जो पीछे का भाग आपका उसका ब्रॉड होता है। कौन सा कार्टिलेज है? कौन सा कार्टिलेज है बताइए, आंसर करके बता सकते हैं। विमल जी का रिप्लाई आया है क्रिकोइड कार्टिलेज। विमल जी का रिप्लाई आया क्रिकोइड कार्टिलेज। कमेंट करके बता सकते हैं। ड्रीम से रिप्लाई आया है बी क्रिकोइड कार्टिलेज। हाँ, तो आंसर की तरफ चलते हैं। ये मैं बता दूं पहले, ये आपका एम्स रायपुर में आया हुआ है, स्टाफ नर्स 2017 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिकोइड कार्टिलेज। जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है वो आपके लेरिंग्स को कवर करके रखता है। उसका जो सामने का इंटीरियर पोर्शन होता है वो नेरो होता है और पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो उसका ब्रॉड होता है। इस तरह से ये आपके लेरिंग्स को कवर करके रखता है। उसके बाद में थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। और जो आपका एपिग्लोटिस है वो आपके लेरिंग्स को कवर करके रखती है एट द टाइम ऑफ फूड एंट्री इन द ईसोफेगस। जब ईसोफेगस में फूड की एंट्री होती है तो आपका एपिग्लोटिस उसको कवर करके रखता है। किसको? लेरिंग्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द वॉइस बॉक्स इज नोन एज फेरिंग्स, डायफ्राम, ब्रोंकियोल्स, लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स किसको जाना जाता है? वॉइस बॉक्स किसको जाना जाता है?
फेरिंग्स को, ऑप्शन ए फेरिंग्स को, ऑप्शन बी डायफ्राम को, ऑप्शन सी ब्रोंक्यूल्स को, ऑप्शन डी लैरिंग्स को। कमेंट करके बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा। ड्रीम से रिप्लाई आया लैरिंग्स। ड्रीम से रिप्लाई आया है लैरिंग्स। राइट आंसर होगा राइट आंसर विल बी लैरिंग्स। विमल सर का भी रिप्लाई आ चुका है लैरिंग्स। तो आपको बता दें जो आपका लैरिंग्स होता है उसको ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स है वो आपकी नेजल कैविटी के बाद जो नोज का एंड हो जाता है, जो नियर्स हैं, इंटरनल नियर्स हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स की बात करें तो आपके माउथ को ओपन करके देखेंगे, जो फ्रंट में हमें अपनी ओपन आई से अगर हम देखेंगे, आईज से देखेंगे, तो जो पार्ट में माउथ से दिखता है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, जो कि कॉमन वे होता है फूड और एयर के लिए। और जो नेजोफेरिंग्स है वो सिर्फ एयर के लिए होता है। उसके बाद लैरिंगोफेरिंग्स की बात करें तो ये भी कॉमन वे होता है आपका फूड और एयर के लिए। ये आपका जहाँ पर ओरोफेरिंग्स खत्म हो जाता है वहाँ से लेके लैरिंग्स तक आपका रहता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है लैरिंग्स। आपने फिर फेरिंग्स के 3 पार्ट देखें और इसके जो वे के बारे में आपने पता किया। ये एम्स पटना में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि फरवरी 2020 में आया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टीरियर नेयर। कंजेनाइटल obstruction of the posterior nair at the entrance of nasopharynx is called। आपका posterior nasopharynx का एंट्रेंस अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको क्या बोलोगे? ऑप्शन ए ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, बी इसोफेजियल अट्रेजिया, सी कोनल अट्रेजिया, डी डायफ्रामेटिक हर्निया। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन बी इसोफेजियल अट्रेजिया, ऑप्शन सी कोनल अट्रेजिया, ऑप्शन डी डायफ्रामेटिक हर्निया। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये एम्स रायपुर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्स रायपुर का 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। विमल लश्कर ऑप्शन बी। विमल लश्कर ने ऑप्शन बी। तो अब हम देखते हैं। देखो जो ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला है, इसमें क्या होता है, जो आपका ये एक ट्रेकिया हो गया और फिर ये आपके ट्रेकिया के बेक में आपके फिस्टुला जो आपके रहता है आपके इसोफेगस, तो इन दोनों में कनेक्शन होता है, उसको बोलते हो आप ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद इसोफेजियल अट्रेजिया की बात करें, जो आपका बेक इसोफेगस है उसकी नीचे से क्लोजिंग रहती है, यानी ये नीचे से जो आपका स्टोमक से जुड़ना चाहिए, जैसे अगर नॉर्मल शेप की बात करें तो आपका स्टोमक से जुड़ना चाहिए ऐसे, तो ये यहाँ से ना जुड़ के सीधा आपका अलग रहता है, इस तरह से स्टोमक से अलग रहता है। तो इसको आपने बोल दिया इसोफेजियल अट्रेजिया। उसके बाद में है कोनल अट्रेजिया।
बिल्कुल, ये जो आपका अगर नेजोफेरिंक्स का पोस्टीरियर नेयर्स है वो बंद है तो उसको आप कोनल अट्रीजिया बोलोगे। तो राइट आंसर विल बी कोनल अट्रीजिया। डायफ्रामेटिक हर्निया, अगर कोई ऑर्गन आपका डायफ्राम से थोड़े से कैविटी में चला जाता है तो उसको आप डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हो। फिर हम इसका आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी कोनल अट्रीजिया। राइट आंसर क्या होगा? कोनल अट्रीजिया। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग फूड इज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स बाय द इस। ऑप्शन है ईसोफेगस, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी यूस्टेचियन ट्यूब, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। क्वेश्चन देखो फिर से, ड्यूरिंग स्वेलोइंग फूड स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स। स्वेलोइंग के टाइम जो खाना है वो स्टॉप किया जाता है लैरिंग्स में एंटर होने से, उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। ऑप्शन ए ईसोफेगस, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी यूस्टेचियन ट्यूब, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो राइट आंसर ड्रीम्स के थ्रू ऑप्शन आया है डी एपिग्लोटिस। एक आंसर आया है अपने पास में। तो ऑप्शन है ईसोफेगस, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी यूस्टेचियन ट्यूब, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। विमल सर ने भी अपने आंसर दिया है एपिग्लोटिस। तो राइट आंसर विल बी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका ट्रेकिया है और ये आपका ईसोफेगस है। इस ट्रेकिया से पहले लैरिंग्स के ऊपर एक लीफलेट स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि फूड की जब एंट्री होती है तो वो सिर्फ आपके ईसोफेगस में जाए, इधर भी आ सकती है तो इधर आएगी, तब ये जो आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आपने एपिग्लोटिस नाम दिया है वो आपके ट्रेकिया को, लैरिंग्स को कवर कर देगी ताकि ये फूड ट्रेकिया में ना जाए। तो ये होता है एपिग्लोटिस। ईसोफेगस की आपने बात करी, ईसोफेगस है आपका अलग। उसके बाद में फेरिंग्स की आपने पहले डिस्कस किया। यूस्टेचियन ट्यूब आपकी ओरल कैविटी में आके मिलती है, नेजोफेरिंग्स में आके मिलती है, और ये आपके मिडल ईयर से जुड़ती है, जिसको आप यूस्टेचियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हो। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और जान ले, ये जो आपकी जैसे आपका नेजोफेरिंग्स है, ये आपका यहाँ से नेजोफेरिंग्स है, ये यहाँ से लेके आपके जी यहाँ पे जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर में यहाँ से ये आपके नेजोफेरिंग्स से जुड़ती है, ऐसे ये नेजोफेरिंग्स से मिडल ईयर में जुड़ती है। तो जो आपका इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो आपके मिडल ईयर में जा सकता है, तो मिडल ईयर में इन्फेक्शन कर सकता है। तो मिडल ईयर के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया। मिडल ईयर इन्फेक्शन को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो अगर कोई भी मिडल ईयर का इन्फेक्शन है तो आप उसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हो। तो ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि बच्चों में आपको जब भी कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो वो बच्चों में मिडल ईयर का इन्फेक्शन कोज कर देता है, यानी ओटाइटिस मीडिया कोज कर देता है। वो किसकी वजह से होता है? वो ये यूस्टेचियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब की वजह से होता है। क्योंकि आप देखोगे अगर ये ट्यूब आपने अडल्ट में बात करें तो ये थोड़ी सी आपकी वर्टिकल रहती है, वही ट्यूब अगर बच्चों की बात करें तो ये एकदम से हॉरिजॉन्टल रहेगी।
हॉरिजॉन्टल रहने से जो अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो वो जल्दी से आपका किधर चला जाएगा, मिडल ईयर में चला जाएगा, मिडल ईयर में चला जाएगा, जिससे आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिडल ईयर में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपने बोला मिडल ईयर का अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपने उसको बोल दिया ओटाइटिस मीडिया। तो इसलिए जब बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू ओटाइटिस मीडिया when they are suffering from upper respiratory infection। विमल सर को कमेंट आया है, बहुत अच्छी चित्रकला, थैंक यू सर। चित्रकला अच्छी नहीं है पर मैंने समझाने की कोशिश करी गई है। महेश सैनी ग्रेट सर, थैंक यू सर आपका भी। जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमने देखा कि किस तरह से, बस मेरे को ये बताना था आपको कि बच्चों में अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो आपका मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया कोज कर सकता है। और जो कि बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, बच्चों में ज़्यादा देखने का कारण है ये जो स्टेशन ट्यूब है, ये ऑडिटरी ट्यूब है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रहती है, तो ये जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से आपका मिडल ईयर में चला जाएगा अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन सराउंड द लंग। द मेम्ब्रेन सराउंड्स द लंग। ऑप्शन ए पेरिकार्डियल, ऑप्शन बी मीडियास्टाइनल, ऑप्शन सी प्लूरल, ऑप्शन डी पेरिटोनियल। तो ये आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में पूछा है कि जो लंग्स है उसको सराउंड्स करने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए पेरिकार्डियल, ऑप्शन बी मीडियास्टाइनल, ऑप्शन सी प्लूरल, ऑप्शन डी पेरिटोनियल। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 और आरयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2016 में आया हुआ है। जेम्स की तरफ से आंसर आया है सी। विमल लस्कर सर ने भी आंसर किया है सी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी प्लूरल। जो प्लूरल आपने, जो लंग्स को सराउंड्स करने वाली जो लेयर है उसको आपने बोल दिया प्लूरल मेम्ब्रेन, उसको आपने बोल दिया प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो पेरिकार्डियल है वो आपकी हार्ट को कवर करती है, हार्ट को कवर करती है। और उसके बाद में जो मीडियास्टाइनल की बात करें, मीडियास्टाइनल की बात करें तो आपके जो दोनों लंग्स हैं, जो आपके दोनों लंग्स हैं उनके बीच के स्पेस को, ये जो दोनों लंग्स हैं उनके बीच के स्पेस को आपने बोला मीडियास्टाइनल, उसको आप बोलोगे मीडियास्टाइनल। जो आप स्पेस देख रहे हो इन दोनों के बीच को, इनको आप बोलोगे मीडियास्टाइनल। और यहीं पर इस जो आपका लेफ्ट लंग है उसके पास में एक नोच पाई जाती है जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं। और ये कार्डियक नोच है वो आपके हार्ट के लिए रहती है, वो आपके हार्ट के लिए रहती है। तो आपने बोला कि जो मीडियास्टाइनल क्या होता है, मीडियास्टाइनल जो दोनों लंग्स है उनके बीच के स्पेस को आप मीडियास्टाइनल बोलते हो। उसके अलावा एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है मीडियास्टर्नम, मीडियास्टर्नम। एक मीडियास्टाइनल, एक मीडियास्टर्नम। जो मीडियास्टर्नम है वो वर्ड यूज किया जाता है, जो आपका स्टर्नम है, जो आपका स्टर्नम है ये आपका स्टर्नम है, उस स्टर्नम के मिड पार्ट को आप बोलोगे मीडियास्टाइनम, मीडियास्टर्नम सॉरी। जो आपके स्टर्नम है, स्टर्नम के मिड पार्ट को आप बोलोगे मीडियास्टर्नम। और मीडियास्टाइनम जो होता है वो आपके दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को आप बोलोगे मीडियास्टाइनम। विमल लस्कर सर, विसरल पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन आर फाउंड इन द सराउंडेड बाय लंग्स। बहुत अच्छे सर, बिल्कुल सही बात है। इसकी दो लेयर पाई जाती हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा
और जो इनर होती है उसको बोलते हैं विसरल, इनर होती है उसको विसरल। इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है, इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। और उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है जो कि 5 से 15 ml तक नॉर्मल होता है, 5 से 15 ml नॉर्मल होता है। अब हम आगे बात करते हैं, जो पेरिटोनियल की बात करते हैं। जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो आपके पेरिटोनियम कैविटी को कवर करके रखती है, उसकी आउटर लेयर को आप पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लूरल स्पेस इज नोन एज, ऑप्शन ए लंग बायोप्सी, ऑप्शन बी प्लूरल बायोप्सी, ऑप्शन सी स्प्लीन बायोप्सी, ऑप्शन डी लीवर बायोप्सी। तो क्या होगा आंसर? ये आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में आया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन है वो रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लूरल स्पेस इज नोन एज, ऑप्शन ए लंग बायोप्सी, ऑप्शन बी प्लूरल बायोप्सी, ऑप्शन सी स्प्लीन बायोप्सी, ऑप्शन डी लीवर बायोप्सी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी से आया है ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है, विमल सर का मैसेज आपका कमेंट आया है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर विल बी प्लूरल बायोप्सी। अगर हम प्लूरल स्पेस से ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल बायोप्सी। अगर हम लंग्स से ले रहे हैं तो उसको आप बोल सकते हो लंग्स बायोप्सी। अगर आप स्प्लीन से ले रहे हो तो आप उसको बोलोगे स्प्लीन बायोप्सी। अगर आप लीवर से ले रहे हो तो आप उसको बोल दोगे लीवर बायोप्सी। इस तरह से जहाँ से जो कैविटी से या फिर ऑर्गन से ले रहे हैं उसका उसी के अकॉर्डिंग नाम है, जो अपने सामने 4 दिए गए हैं उनका। ये आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द organ which is located in the pleural cavity of the thorax, the organ which is located in the pleural cavity of the thorax, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी किडनी। क्वेश्चन है अपना प्लूरल कैविटी के अंदर जो थोरेक्स के अंदर जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर ऑर्गन पाया जाता है, उस ऑर्गन का क्या नाम है या फिर कौन सा ऑर्गन है? ये आपका इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी किडनी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी सी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो आपकी प्लूरल कैविटी है उसके अंदर ऑर्गन पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे लंग्स। अगर थोरेक्स की बात करें तो थोरेसिक कैविटी में आपका हार्ट भी पाया जाता है और लंग्स भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल कैविटी की बात करते हैं तो प्लूरल कैविटी के अंदर आपका लंग्स पाया जाता है। राइट आंसर विल बी लंग्स। राइट आंसर विल बी लंग्स। फिर हम सुरेंद्र बोहरा, बहुत बढ़िया सी, बहुत अच्छा, वेलकम सुरेंद्र बोहरा। नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई इज प्रिवेंटेड बाय, द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई इज प्रिवेंटेड बाय, ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट, ऑप्शन डी प्लूरल फ्लूइड। ये आपका एनवीएस स्टाफ नर्स सितंबर 2019 और डीएसएसबी पीएचएन 2015 में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। विमल सर का मैसेज है, ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट,
संजोगिता यादव, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल की लाइव क्लासेस में। इनका आंसर है सी। सुरेंद्र बोहरा जी का आंसर सी। बहुत अच्छे जी। जो एल्वेलाई है आपकी, ये आपकी एल्वेलाई है, इसके अंदर जो अंदर की लेयर है उस पर आपका सर्फेक्टेंट पाया जाता है, जो कि आपके एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। देखो, कोलैप्स होने से आपकी एक इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम होती है और एक होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। जो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो आपके एल्वेलाई को कोलैप्स होने से तो बचाती है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर सर्फेक्टेंट पाए जाते हैं जो कि इसमें और मेन इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। एल्वेलाई के अंदर जो आपकी सर्फेक्टेंट पाए जाते हैं वो इन दोनों लेयर को आपस में चिपकने नहीं देते हैं, वो इन दोनों लेयर को आपस में चिपकने नहीं देते हैं। अगर सीलिया की बात करें तो ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मूवमेंट करवाती है, मूवमेंट का काम करते हैं। म्यूकस की बात करते हो, म्यूकस भी आपका सारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है। उसके बाद में प्लूरल फ्लूइड की बात करें तो आपका जो प्लूरल कैविटी होता है उसके अंदर पाया जाता है, और नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो 5 से 15 ml होता है। बिल्कुल विमल सर, बहुत अच्छे। ड्रीम्स, ऑप्शन सी राइट। बिल्कुल बहुत अच्छे। विमल सर कह रहे हैं लंग सर्फेक्टेंट मेड बाय टाइप 2 एल्वेलर सेल। बिल्कुल बहुत अच्छे। जो आपकी एल्वेलाई में होती है मेनली 3 टाइप्स की सेल होती हैं। जो टाइप 1 सेल होती है, जो टाइप 1 सेल होती है वो आपका गैसेज एक्सचेंज करवाती है, जो आपका गैसेज एक्सचेंज करवाती है। और जो टाइप 2 सेल होती है, जो टाइप 2 सेल होती है उसको हम सर्फेक्टेंट सेल बोलते हैं, उसको हम सर्फेक्टेंट सेल बोलते हैं, जो कि आपका सर्फेक्टेंट रिलीज करवाती है। सर्फेक्टेंट की बात करें तो LS आपने सुना होगा, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइसिन, जिसका रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका नॉर्मल रेशियो होता है 2:1, जिसका नॉर्मल रेशियो होता है 2:1। अगर हम चेस्ट के अपने चेस्ट के डायमीटर की बात करें, चेस्ट के नॉर्मल डायमीटर की बात करें तो आपका ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की रेशियो की बात करें तो 2:1 होता है। ये आपको 1:1 देखने को मिलेगा, ये आपको 1:1 देखने को मिलेगा किसमें? एम्फाइजीमा में। किसमें देखने को मिलेगा ये? एम्फाइजीमा में, जिसमें आपका एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों आपका इक्वल हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ये आपको एम्फाइजीमा में देखने को मिलेगा। और नॉर्मल ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो 2:1 होता है, और यही सर्फेक्टेंट का होता है, 2:1 होता है। और अगर हम इस रेशियो की बात करें तो आपका एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के रेशियो की बात करें, टाइम की बात करें तो वो भी 2:1 होता है, वो भी 2:1 होता है। अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं, तो राइट आंसर होगा सर्फेक्टेंट, जो कि आप सब लोगों ने इसका आंसर दे दिया। बहुत अच्छे, आपने राइट आंसर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does a mixture of surfactant contains? What does a mixture of surfactant contains? Option A protein and lipid, option B protein and chloride, option C lipid and chloride, option D mucus and chloride। अपना क्वेश्चन है सर्फेक्टेंट किसके मिक्सचर से बनते हैं? सर्फेक्टेंट किसके मिक्सचर से बनते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड क्लोराइड, ऑप्शन सी लिपिड एंड क्लोराइड, ऑप्शन डी म्यूकस एंड क्लोराइड। तो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ड्रीम्स का मैसेज ऑप्शन ए। और कोई आंसर? सुरेंद्र सर का मैसेज है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 2 लोग ऑप्शन ए की तरफ हैं। तो आपका क्वेश्चन है सर्फेक्टेंट किसके मिक्सचर से बनता है, या फिर सर्फेक्टेंट किससे बनता है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड क्लोराइड, ऑप्शन सी लिपिड एंड क्लोराइड, ऑप्शन डी है म्यूकस एंड क्लोराइड। विमल सर का ऑप्शन ए,
तो इस तरह से अपने पास में ऑप्शन ए आए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिपिड एंड प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। तो जो सर्फेक्टेंट है वो हमने बात करी, सर्फेक्टेंट जो लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइसिन है, तो ये किससे बनते हैं? तो ये लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, ये लिपोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इनके जो नॉर्मल अगर रेशियो की बात करें तो 2:1 इसका नॉर्मल रेशियो होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेसिथिन ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लेसिथिन ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी कोलिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। विमल सर सही तुक्का लग गया। नहीं सर, ये आपकी मेहनत है, मेहनत करोगे तभी कुछ कर सकते हो। आपने और भी बहुत सही आंसर दिए हैं, ये आपकी मेहनत है। तो आपने देखा क्वेश्चन, लेसिथिन ऑन हाइड्रोलाइसिस, लेसिथिन ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जो लेसिथिन है हाइड्रोलाइसिस पे क्या क्या देगा, क्या क्या बनाएगा, क्या क्या आपको देने वाला है, फॉलोइंग एक्सेप्ट एक के अलावा। तो ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी कोलिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ड्रीम्स डी, ड्रीम्स डी। विमल सर थैंक्स, वेलकम सर। सुरेंद्र सर ऑप्शन सी, सुरेंद्र सर ऑप्शन सी। एक अपना क्वेश्चन था, लेसिथिन के हाइड्रोलाइसिस पर हमें क्या क्या मिलने वाला है। लेसिथिन के हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी कोलिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी ग्लूकोज, राइट आंसर विल बी ग्लूकोज। यानी जो लेसिथिन है उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें ग्लिसरॉल भी बनेगा, फैटी एसिड भी बनेगा और कोलिन भी बनेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं बनेगा, इससे ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी ग्लूकोज। थैंक यू सब लोगों को। आपकी क्लास ख़त्म हो गई। आज के 15 क्वेश्चन थे, हमने कम क्वेश्चन लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, या तो इसी के टॉपिक के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे या फिर कुछ दूसरा टॉपिक हम लाएंगे जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है सारी। कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर कोई भी जो भी वैकेंसी वगैरह आएगा उसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सब लोगों का, थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर क्लास। ये हमारे आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे।